बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान और स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। तो हमारा हेलो किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम कृषि और पशुपालन से संबंधित आपके लिए कुछ ऐसे विषय लेकर आते हैं कि जिससे ये दोनों ही क्षेत्र आपके लिए आसान हो सकें। तो अपने आज के कार्यक्रम में हम कुछ विशेष जो है आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि आज हम अपने लाइव फोन कार्यक्रम में खास तौर से बात करने वाले हैं महिलाओं का कृषि में योगदान के बारे में। तो आज का जो हमारा विषय है वो है कृषि में महिलाओं का योगदान। तो अगर आप इसके संबंध में कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं या फिर अगर आप कृषि में आगे बढ़ना चाहती हैं या पशुपालन के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती हैं, प्रसंस्करण करना चाहती हैं, अपना कोई एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू करना चाहती हैं, तो ये तमाम जानकारियां आपको आज के हमारे कार्यक्रम में मिलेंगी। और अपनी तमाम जानकारियां लेने के लिए आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर्स पर फोन कर सकती हैं, जो कि है 1800-113060 और 1800-113061। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी नोट कीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8800520717। और इसके साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। आपके लिए एक बार फिर से दोहरा दें, hellokisan2015@gmail.com। तो तीनों में से कोई भी एक विकल्प चुनिए और हमारे साथ जुड़ जाइए और जानिए कि जो हमारी महिलाएं हैं देश की, जो इतनी सशक्त हैं, वो कृषि के अंदर और क्या कुछ नया जो है वो कर सकती हैं। और इसके संबंध में ज़्यादा जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर वंदना द्विवेदी जी और साथ ही मौजूद हैं डॉक्टर ऋतु सिंह। और आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के लाइव फोन कार्यक्रम में। तो महिलाओं, बहनों, माताओं, फोन उठाइए और जो भी आप कृषि के संबंध में जानना चाहती हैं, पूछना चाहती हैं, कोई समस्या है उसका समाधान लेना चाहती हैं, तो आप सीधा हमारे साथ जुड़ सकती हैं। लगभग 1 घंटे का हमारे पास जो है कार्यक्रम में समय है और तमाम जानकारियां आप हासिल कीजिए। सबसे पहले तो डॉक्टर वंदना, यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि हम हर बार ये बात करते हैं कि महिलाएं जो है वो सशक्त हैं जी। महिलाओं का कृषि में योगदान किस प्रकार का है? सबसे पहले तो ये आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, कृषि को हम पूरा समझ ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते जब तक ये महिलाएं उसमें शामिल नहीं है। या कह लीजिए कि महिलाएं जो हैं वो एक बैकबोन है, रीढ़ है कृषि की। और छोटे से लेके बड़ा सारा काम जो है वो महिलाएं ही करती आई। और इस समय जो आप देख रहे हैं कि पिछले 1 दशक से तो महिलाओं को बहुत बड़ी भूमिकाएँ मिली हैं और वो बहुत अच्छे से बखूबी निभा रही हैं। और मुझे उम्मीद है कि जो हमारी सरकार है वो महिलाओं के लिए नित्य नए प्रोग्राम भी लेके आती है, जिससे कि वो हर क्षेत्र में सहभागिता के साथ, समान अधिकार के साथ आगे बढ़ सके। तो इस विषय में विस्तार से हम चर्चा करेंगे आज। और देखिए कि जैसे कि इस साल का जो हमारा एक थीम है वो भी इस दिया है कि इंक्लूसिवनेस कैसे आए, मतलब हर क्षेत्र में महिलाओं को कैसे शामिल किया जाए और उस हर क्षेत्र का अवलोकन किया जाए कि जहां महिलाएं नहीं हैं उसमें भी महिलाएं आएँ। तो ये एक बहुत बड़ी इनिशिएटिव है सरकार की तरफ से भी और इंटरनेशनली लेवल पे भी। तो महिलाओं को हर क्षेत्र में कृषि के लिए तो पूरी हो ही नहीं सकती है कृषि अगर जब तक खेती, जब तक महिलाएं नहीं हैं। कुछ उनके रोल बहुत आगे आने वाले हैं जिनको भी हम विस्तार से आज चर्चा करेंगे। बिल्कुल। तो वही डॉक्टर ऋतु, महिलाएं घर परिवार भी जो है वो संभालती हैं और उसके साथ साथ कृषि में भी, और जहाँ तक बात है पशुपालन की उसमें भी अपना योगदान देती हैं। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? जैसे बताना चाहूँगी, कृषि में अगर हम बात करें तो हमारा जो एग्रीकल्चर में लोग लगे हुए हैं, लगभग एक आंकड़ों के अनुसार 55% लोग कृषि में जुड़े हुए हैं। और जिसमें हम बताना चाहूँगी कि 42% जो है वो महिलाएं हैं। तो यानी कि कृषि का 80% कार्य महिलाओं द्वारा हो रहा है, बुआई से लेकर फसल की कटाई तक
उसके भंडारण तक। इसके अलावा पशुपालन में पशु का जो भी है खिलाना पिलाना, उनका दूध निकालना और बेचना भी, ये भी वो महिलाएं कर रही हैं। हमारे पास अच्छे अच्छे उदाहरण हैं महिलाओं समूह के जो कि पशु पालन में, दूध उत्पादन में काफ़ी अच्छा कार्य कर रही हैं जी। तो इनका योगदान सिर्फ यहाँ तक नहीं, इसके अलावा घर परिवार को चलाना, अपने बच्चों के लालन पालन पोषण तक का ध्यान वो रखती हैं। यानी कि कृषि में अगर हम बात करें तो ढाल है हमारी कृषि का, जो जीडीपी है उसको बढ़ाने में हमारी महिलाओं का ही सबसे बड़ा योगदान है कृषि कार्य में। बिल्कुल, तो आगे भी हम महिलाओं का कृषि में किस तरीके का योगदान है, या फिर कृषि के क्षेत्र में हमारी महिलाएं जो हैं अगर कुछ नया करना चाहती हैं तो किस तरीके से आगे बढ़ सकती हैं। अगर हम बात करें कि इसमें अगर वो शिक्षा ग्रहण करना चाहें, जैसे कई हमारी महिलाएं हैं, कई बच्चियां हैं जो कि आगे इसके अंदर अपना ग्रेजुएशन या इसके अंदर अपनी पढ़ाई करना चाहती हैं, वो सब किस तरीके से आप कर सकते हैं, तमाम जानकारियां अपने आज के लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में हम आपको देंगे। लेकिन पहले नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर। कृषि के क्षेत्र में महिलाओं का योगदान शुरुआत से ही काफी सराहनीय रहा है। ग्रामीण महिलाएं खेत में काम करती हैं, अपनी जिम्मेदारियां संभालती हैं और घर के काम भी करती हैं। आर्थिक रूप से सक्रिय 80% महिलाएं कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं। इनमें से लगभग 33% मजदूरों के तौर पर और 48% स्वनियोजित किसानों के तौर पर काम कर रही हैं। NSSO की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में लगभग 18% खेतीहर परिवारों का नेतृत्व महिलाएं ही करती हैं। खेती ही नहीं बल्कि बागवानी, मछली पालन, कृषि वानिकी, पशुपालन और मधुमक्खी पालन जैसे कामों में भी महिलाएं बखूबी अपना योगदान दे रही हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की ओर से 9 राज्यों में किए गए एक अनुसंधान से पता चला है कि प्रमुख फसलों के उत्पादन में महिलाओं की भागीदारी 75% तक रही है। बागवानी में यह आंकड़ा 79% और फसल कटाई के बाद के कामों में 51% तक भागीदारी ग्रामीण महिलाओं की है। इसके अलावा पशुपालन और मछली उत्पादन में ये आंकड़ा 95% तक है। सब्जी उत्पादन में महिलाओं की भागीदारी खेत की तैयारी, बीज की सफाई, बीज की बुवाई, रुपाई, निराई, कटाई, छटाई और ग्रेडिंग में होती है। जिन कृषि कार्यों खास रिपोर्ट जिसमें हमने ये जाना कि न केवल खेती बल्कि बागवानी के अंदर, पशुपालन के अंदर, मछली पालन के अंदर और यहाँ तक कि जो फसलों की कटाई, छटाई और ग्रेडिंग होती है, बाजार पहुँचाने तक महिलाओं का कितना योगदान है कृषि के क्षेत्र में। तो ये कहा जा सकता है कि कृषि के क्षेत्र में जब तक महिलाएं अपना हाथ ना लगाएं तो वो क्षेत्र भी जो है शायद आगे नहीं बढ़ सकता। और डॉक्टर वंदना, इसमें मैं आपसे अब यहाँ पर ये समझना चाहूँगी, सबसे पहले हम बात करते हैं कि एजुकेशन की। अगर हमारी कुछ बच्चियां जो कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में आगे चल के पढ़ाई करना चाहती हैं तो वो किस तरीके से अपनी जो है वो शुरुआत कर सकती हैं? देखिए, जो बच्चे यहाँ पढ़ना चाहती हैं, साइंस पढ़ के आई हैं, वो एग्रीकल्चर में बहुत जल्दी एडमिशन मिल जाता है। और हमारे हर ज़िले में लगभग स्टेट लेवल पे बहुत से कॉलेजेस हैं जहाँ पर ज़्यादातर बॉयज़ ही एग्रीकल्चर पढ़ते रहे हैं, लेकिन हमारे ख्याल से अब लड़कियों को भी आगे आना चाहिए और उनको अपने मतलब इंटरमीडिएट लेवल पर भी उस पढ़ाई को में शामिल होना चाहिए ताकि वो थोड़ी सी पढ़ाई करके बहुत सारे एंटरप्रेन्योरशिप में आगे आ सकती हैं। वैसे भारत सरकार ने हर यूनिवर्सिटीज़ में, जो एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें जो अंडर ग्रेजुएट का जो प्रोग्राम है वो उसमें महिलाओं को की शुरुआत कर दी है। इवन IRI के में भी जो पहले पोस्ट ग्रेजुएट ही करते थे वो अंडर ग्रेजुएट लड़कियों में बहुत सारी एडमिशन लिया है। तो कहने का तात्पर्य है कि एग्रीकल्चर का फेमिनाइजेशन काफ़ी पहले से शुरू हो चुका है। हम लोगों के समय में ऐसा नहीं होता था, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा गर्ल्स आ रही हैं। और जब आप अगर किसी भी यूनिवर्सिटी में देखें, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, तो गर्ल्स की एक लंबी कतार होती है, वो काफ़ी अच्छा कम्पीट करके आ रही हैं। तो ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है, क्योंकि एग्रीकल्चर, आप जानते हैं कि एग्रीकल्चर में जब तक महिलाएं नहीं हैं वो हर कार्य को कर लेती हैं, चाहे उनको बुझाई करनी हो या
रुपाई करनी हो, ये सारे कार्य करने में बड़ी माहिर होती हैं। और आज का जैसा समय है कि लोग जो परिवार में भी उनकी राय भी ली जाने लगी है और उनकी भागीदारी काफ़ी आगे तक है। मैं यहाँ ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि देखिए महिलाओं को अपने अनुभव और अपनी क्षमताओं को पूरी तरीके से सही समय पे आंकना चाहिए और कोशिश करना चाहिए वो कुछ ना कुछ टेक्निकल एजुकेशन लेके एक अच्छे एंटरप्रेनर के रूप में या एफपीओ के रूप में आगे आएँ, जिससे कि वो और अच्छा मुनाफा कमा सकें और देश को दिखा सकें कि हम कितने सशक्त हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर आपने बहुत अच्छी जो बातें हैं वो कही हैं डॉक्टर वंदना। डॉक्टर ऋतु, आपसे भी मैं इसके अंदर कुछ लेना चाहूँगी इनपुट्स कि अगर हमारी बच्चियाँ जो हैं एग्रीकल्चर की फील्ड में अगर आगे चल के पढ़ाई करना चाहती हैं तो उसके बाद आगे और कौन कौन से उनके लिए फील्ड्स जो हैं वो कौन कौन सी ओपन हो सकती हैं? जैसे देखिए बीएससी में तो बीएससी एग्रीकल्चर होता है, फिर उसके बाद जब अगर मास्टर्स या पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो उसमें कई सारे विषय अलग अलग हो जाते हैं, तो स्पेशलाइजेशन हो जाता है। कीट का है, आपका सस्य विज्ञान है आपका, और आपका कई और अलग अलग विषय हैं, मृदा का है, कई सारे विषय जिसमें आप स्पेशलाइजेशन करके आप पढ़ाई कर सकते हैं। और अगर आप चाहें इसके बाद खाली से बीएससी के बाद भी अगर आप कोई वोकेशनल कोर्स और ऐड कर लेते हैं, जैसे आज का एग्री क्लिनिक का है, एग्री बिजनेस का है, और आपका इसमें एमबीए भी होता है एग्रीकल्चर में, तो पीजीडीएम जिसे हम कहते हैं एग्री बिजनेस, तो वो कोर्स करके भी आप एक अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं या किसी संस्था में भी लग सकते हैं। तो काफ़ी सारी संभावनाएं हैं अगर आप कृषि के क्षेत्र में, अगर शिक्षा के क्षेत्र में आते हैं, कृषि में अगर शिक्षा के क्षेत्र में आते हैं तो काफ़ी सारे उम्मीद हैं जो कर सकते हैं लोग। बिल्कुल, तो महिलाओं का कृषि में क्या योगदान है इस पर आज हम जो है वो चर्चा कर रहे हैं। लेकिन अगर कृषि या इस विषय से संबंधित आप कुछ भी जानना समझना चाहती हैं तो आप हमें सीधा फ़ोन कर सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर्स हैं 1800113060 और 61 हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8800520717 और हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। इन तीनों में से कोई भी एक विकल्प चुनिए और फटाफट से हमारे साथ जुड़ जाइए। कृषि या फिर पशुपालन कोई भी क्षेत्र के संबंध में आप जानकारी लेना चाहते हैं तो तुरंत आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और ये तमाम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। डॉक्टर वंदना, मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूँगी कि कृषि के क्षेत्र में तो हम सभी जानते हैं कि महिलाओं का योगदान जो है वो बहुत ही अच्छा है। पशुपालन के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो शुरुआती दौर से देखा जाता है जब लोगों के घरों के अंदर आज भी जो है वो गाय भैंस होते हैं, पशु होते हैं कई तरीके के, और सारी देखभाल जो है वो हमारी महिलाएं ही उनकी करती हैं। तो कौन कौन सी ऐसी मुख्य बातें हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए महिलाओं को भी आज के समय को देखते हुए? देखिए, ये एक अल्टरनेट इनकम हम कहते हैं जो पशुपालन से हमारी किसान महिलाएं करती हैं कि गाय भैंस का पूरा उनकी देखभाल, उनको चारा देना, उनकी स्वास्थ्य की रखवाली, उनको पानी पिलाना, ये सारा कार्य खुद करती हैं और दूध निकालना यहाँ तक कि सब करती हैं। जो हर घर गांव में आजकल डेयरी जाते हैं, डेयरी में कलेक्शन होता है, वो महिलाएं ही देखती हैं। तो उनकी एक अल्टरनेट इनकम है इस तरह से। वेस्टर्न यूपी में तो बहुत ही फेमस है ये चीज़ कि हर महिला जो है वो 1-2 भैंस ज़रूर रखती है। तो ये दूसरी बात ये है कि इसी तरह से जैसे मुर्गी पालन जो हम बैकयार्ड पोल्ट्री कहते हैं, ये भी महिलाएं बखूबी निभाती हैं। और अगर हम नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर के राज्यों में जाएं तो वहाँ पर पिगरी बहुत बड़ा वो है एंटरप्राइज जो बैकयार्ड उसमें करती हैं महिलाएं कि घर का बचा हुआ भोजन अन्न जो भी है वो उनको पिग्स को देती हैं, उनको रेयर करती हैं और उनको सेल करती हैं। काफ़ी अच्छा प्राइस उनको इसमें मिलता है। तो ये जो दुग्ध पालन वाला सेक्टर है ये महिलाएं बहुत अच्छा करती हैं। और जब बड़ी डेयरियों की बात होती है तब तो ज़रूर है पुरुष ही करते हैं, उसे मैनेज करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि महिलाएं इसमें भी आगे आ सकती हैं। मैंने ऐसी भी महिलाएं देखी हैं कि जो ब्रीडिंग का भी काम देखती हैं और एक से अच्छे मतलब एक भैंस या एक गाय से शुरू करके उन्होंने कितनी उनकी कई जनरेशन आ गई गाय और भैंस की और उसको सेल करती हैं। इस तरह से उनका एक अच्छा एंटरप्राइज बन जाता है। तो उसमें उन घर के पुरुष भी सारे सहयोग करते हैं। तो ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। और इसी तरह से जो ये बकरियों का पालन भी महिलाएं कर सकती हैं तो और करती हैं। ये सब काम हमारे यहाँ की महिलाएं ही करती हैं गांव में और वो बहुत अच्छे से करती हैं। घी बनाना, दही बनाना, ये सब काम तो वो करती हैं। और आजकल जो एक जागरूकता आई है ऑर्गेनिक
प्रोडक्ट्स की। तो उसमें जैसे ऑर्गेनिक घी बनाने का काम है, ये भी महिलाएं खूब कर रही हैं और काफ़ी अच्छे प्राइस में वो बेच भी सकती हैं। यहाँ एक दिक्कत ये आती कई बार कि हमारे जो गांव की महिलाएं हैं उनको मार्केटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो इस पर बिल्कुल हम मार्केटिंग के विषय में भी आगे आपसे जरूर यहाँ पर जानकारी हासिल करेंगे। और फिलहाल कार्यक्रम में जो है वो वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस और कार्यक्रम में चर्चा को बढ़ाएंगे आगे। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब? गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं कृषि में महिलाओं का किस तरीके से है योगदान, जो कि बहुत ही एक विशेषकर आज हम बात कर रहे हैं इस विषय में। और अगर आप कृषि से संबंधित या पशुपालन से संबंधित स्टार्टअप या फिर प्रसंस्करण से संबंधित कोई भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर्स पे हमें फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप के जरिए जुड़ सकते हैं और साथ ही साथ ईमेल आईडी के जरिए भी आप अपने प्रश्न जो है वो हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे पहले कॉलर बाराबंकी से मौजूद है नंदस्वरूप मिश्रा जी, उनका स्वागत करते हैं और पूछते हैं सवाल। हेलो नंदस्वरूप जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए। सबसे पहले आज महिला दिवस है, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई। मैं जानना चाहे महिलाओं की 4 स्थितियां होती हैं उम्र के हिसाब से। पहली किसी की बेटी होती है, दूसरी उम्र उनकी किसी की पत्नी होती है, तीसरी वो किसी की माता बनती है, चौथी वो किसी की दादी और नानी बनती है। तो ये चारों अवस्थाओं में खेती के या हमारे जो पशुपालन में उनका किस प्रकार से भागीदारी हो सकती है और हम लोग उनका किस प्रकार से सहयोग कर सकते हैं? जी बिल्कुल, डॉक्टर वंदना क्या बताएंगे? देखिए शुरुआत करते हैं हमारी बेटी से। बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, ये आजकल आप लोग सुन रहे हैं, सब बेटियां गांव में पढ़ने जाने लगी हैं। तो बेटियां जब हमारी हैं तो उनको हमें पढ़ाने में तो हम लोग मदद करते ही हैं, साथ में उनको उनकी क्षमताओं को निखारने में भी हम पेरेंट्स का उसमें सहयोग होना चाहिए। और वो एक अपने पैरों पर खड़े होकर अपना उद्यम कैसे बना सकती हैं, इसलिए हमें उसको प्रेरित करना चाहिए। उसके लिए उसे जो भी टेक्निकल ट्रेनिंग है, आजकल ऑनलाइन भी बहुत सारी ट्रेनिंग है, हमारे हर जिले के अंदर कृषि विज्ञान केंद्र हैं, उनके संपर्क लेके भी ट्रेनिंग कर सकते हैं। और बहुत सारे छोटे छोटे भी प्रोग्राम हैं जिनको वो शुरू कर सकती हैं स्टार्टअप के माध्यम से। जैसे आप प्रोसेसिंग में ले सकती हैं, वैल्यू एडिशन कर सकती हैं, इवन और छोटे स्तर से भी करना है तो अपने क्षेत्र के 2-4 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए जो मसाले वगैरह हैं या मल्टीग्रेन फ्लोर हैं, आटा वगैरह है, ये सब चीज़ों का वो भी एक प्रोग्राम चला सकती हैं। और चूंकि बेटियाँ पढ़ रही हैं, मोबाइल चलाना, एंड्रॉयड फ़ोन चलाना बखूबी जानती हैं,
हैं तो अपना इंस्टाग्राम भी बना सकती हैं, फ़ोटो अपलोड कर सकती हैं और मार्केटिंग कर सकती हैं। तो ये रही हमारी बेटियों की बात। जब हमारी एक सशक्त बेटी किसी की पत्नी बन के जाती है तो उसका जो भी सहयोगी है, जो भी उसका पति है या पार्टनर है, उसका भी हाथ बटा सकती है। अगर उस दोनों के अंदर कुछ क्षमताएं हैं तो और बड़े एंटरप्रेनर वो लोग बन सकते हैं। इस तरह से जब हम और आगे बढ़ते हैं, हम दादी नानी बन गए, तो हम अपने बच्चों को इसमें प्रेरित करते हैं कि आप अपनी जनरेशन को कैसे पढ़ाएं और किस तरह से उनको आगे बढ़ाएं और उनको अपने पैरों में खड़े हों। अगर महिला सशक्त है तो देश सशक्त है। बिल्कुल। और इसी के साथ व्हाट्सएप के जरिए भी हमारे पास प्रश्न जो है वो आने शुरू हो चुके हैं। प्रतिमा राठौड़ जी जिला बड़वानी मध्य प्रदेश से हमें लिखती हैं कि ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रसंस्करण उद्योग के लिए कोई विशेष योजनाएं बताएं एवं प्रशिक्षण कहाँ मिलेगा। डॉक्टर ऋतु क्या बताएंगे? जी, प्रसंस्करण के लिए हमारा एक खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ही है। खाद्य प्रसंस्करण, वहाँ उनकी कई योजनाएं हैं। एक तो काफ़ी अच्छी योजना है जिसमें है एक जिला एक उत्पाद। मतलब जिस जिले में जो फसल बहुत ज़्यादा हो रही है या कोई भी उत्पाद ज़्यादा हो रहा है, उसका आप प्रसंस्करण कर सकते हैं, जिसमें सरकार पूरा सहयोग देती है। अगर मान लीजिए कोई फसल ही, उदाहरण ले लेते हैं, टमाटर ही है, मध्य प्रदेश में टमाटर जैसे काफ़ी ज़्यादा होता है, तो टमाटर ही है तो टमाटर का बीज पौध कहाँ से मिल सकता है, फिर उसका प्रसंस्करण के लिए कौन कौन सी मशीन है, फिर उसकी तकनीकी जानकारी के लिए, तो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। फिर दूसरा हमारा कौशल विकास भी, जैसे स्किल डेवलपमेंट हमारी मिनिस्ट्री है, वो उसमें फिर आपको प्रसंस्करण में ट्रेनिंग देते हैं। और सबसे अच्छा, आपके हर जिले में एक कृषि विज्ञान केंद्र है और खाद्य प्रसंस्करण पे हर कृषि विज्ञान केंद्र प्रशिक्षण अपने ज़िले में हो रहे फसलों पे ज़रूर अवश्य करता है। तो आप बेसिक ट्रेनिंग तो वहाँ से ज़रूर लीजिए, क्योंकि आपको प्रसंस्करण में तकनीकी जानकारी का होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही आप उसको एक व्यवसाय के रूप में कर सकते हैं शुरू, तो आप वहाँ से उनसे कर सकते हैं। फिर आपका खादी विलेज का प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना है, उस योजना का भी आप लाभ उठा सकते हैं, जिसमें 2 लाख से लेकर 25 लाख तक का ऋण मिल जाता है। ग्रामीण क्षेत्र के लिए 35% तक की रियायत होती है, शहरी क्षेत्र के लिए 30% रियायत होती है। तो आप खाद्य प्रसंस्करण का कोई भी आप फसल लेके प्रसंस्करण में जा सकते हैं। आप अनाज का भी प्रसंस्करण कर सकते हैं, तो कोई भी आप लेके कर सकते हैं। और इसके अलावा ग्रामीण मंत्रालय है, उनकी योजनाएं हैं, उससे भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और यही नहीं, बैंक जो हमारे अब हर एक अच्छा बहुत अच्छा हो गया है कि कई जनधन योजना से काफ़ी फ़ायदा हो गया लोगों को, कि हर एक के पास खाता खुल गया है। तो अब मुद्रा लोन है जो कि 50,000 से शुरू है। तो यही नहीं, छोटी सी आप पूंजी बैंक से भी लेके अपना काम शुरू कर सकते हैं। बस आपको आगे आने की ज़रूरत है और जानकारी लेने की ज़रूरत है। बिल्कुल। तो अगर आपका मार्गदर्शन अच्छा होगा तो निश्चित तौर पर आप कोई भी काम अगर करें तो जाहिर सी बात है उसके अंदर आपको सफलता मिलेगी। हमारे अगले कॉलर लक्ष्मण जी जो हैं वो फोन लाइन पर मौजूद हैं, आइए जानते हैं उनका सवाल। हेलो लक्ष्मण जी, आपका स्वागत है मध्य प्रदेश से, आपने हमें फोन किया है। अपना प्रश्न पूछिए, क्या जानना चाहेंगे? जी सर, आवाज नहीं आ रही, थोड़ी कवरेज से बात कीजिए सर। प्रश्न पूछिए। हेलो सर, प्रश्न पूछिए। हम ये जानना चाहते हैं सर, कोई हमें रोजगार चाहिए। 4 साल से हम कर रहे, चक्कर काट रहे हर जगह, और हमारी 1 हेक्टर जमीन भी है बड़ी और 1 एकड़ भी है। आपका प्रश्न जो है वो हम समझ नहीं पा रहे हैं। आप अपना प्रश्न जो है वो हमें व्हाट्सएप के जरिए भी जो है वो भेज सकते हैं। कार्यक्रम में आइए बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर ऋतु, यहाँ पर मैं आपसे एक चीज ये भी जानना चाहूंगी कि हमारी कई महिलाएं जो हैं वो थोड़ा हिचकती भी हैं आगे बढ़कर काम करने में, और थोड़ी सी लाज भी जो है वो उनको आती है। लेकिन मधुमक्खी पालन शायद एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर बढ़ चढ़कर महिलाएं जो है वो आगे बढ़ सकती हैं, और मधुमक्खी के जो शहद होता है उससे कई तरीके के उत्पाद भी बना सकती है। बिल्कुल जी। और काफ़ी अच्छा मतलब एक व्यवसाय ये निकल के आ रहा है हमारे। जैसे कृषि विज्ञान के केंद्र की बात करें तो व्यावसायिक प्रशिक्षण जो हम लोग आयोजित करते हैं ताकि कोई व्यवसाय शुरू कर सके, तो मधुमक्खी पालन का भी हमारे यहाँ पे होता है। तो इसमें हमने देखा है कि पिछले 5-6 सालों में महिलाएं भी इस प्रशिक्षण में आई हैं लेने के लिए, और काम भी उन्होंने शुरू किया है, क्योंकि शहद एक काफ़ी प्राकृतिक उत्पाद है और काफ़ी फ़ायदेमंद है। और सिर्फ शहद ही नहीं, मधुमक्खी पालन में आपके कई उत्पाद, मोम है जो कि हमारे कहेंगे कि इंडस्ट्री में, खासकर कहेंगे कि जो सौंदर्य प्रसाधन बनाते हैं उस इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा उसका इस्तेमाल होता है मोम का।
फिर आपका प्रोपेलिस है, बी वेनम है, ये कई सारे उत्पाद हैं जो कि काफ़ी मधुमक्खी पालन से निकलते हैं। तो और इसमें इसके जो उत्पाद हैं शहद को हम बेकरी इंडस्ट्री में भी यूज़ करते हैं, जैसे चीनी की जगह शहद का इस्तेमाल कर लिया, या हमारे जो फल सब्जी के प्रसंस्कृत उत्पाद है, कैंडी है आपका, या जैम है, कुछ मीठे उत्पाद हैं, उनमें भी शहद का इस्तेमाल होता है सेहत की दृष्टि से। तो एक वैल्यू एडिशन भी हो जाता है इसमें शहद से, तो ये भी एक अच्छा व्यवसाय के रूप में आ रहा है, और इसको महिलाएं भी काफ़ी हमारे यहाँ से कर रही हैं, खासकर हमारे केंद्र से हमने देखा प्रशिक्षण लेके। जी बिल्कुल। यहाँ पर व्हाट्सएप के जरिए संजना ढाका जी ने झुंझुनू राजस्थान से हमें जो है वो मैसेज भेजा है। डॉक्टर वंदना, मैं चाहूँगी कि आप इसमें थोड़ी जानकारी डालें। वो ये कहती हैं कि योजनाएं बहुत हैं पर उनका लाभ लेना मुश्किल हो जाता है। योजना में कागजी कार्रवाई बहुत है, जैसे कि ज़्यादातर महिलाएं कम पढ़ी लिखी होती हैं, तो क्या कोई ऐसा सिस्टम बनाया जा सकता है जिसमें सिंगल विंडो सिस्टम जिसमें लागू किया जा सके? और एक प्रश्न और है इनका कि ये ग्राम पर्यटन शुरू करना चाहती हैं, प्रशिक्षण कहाँ से मिलेगा और क्या योजनाएं उपलब्ध हैं? आजकल ये भी बहुत चल रहा है। देखिए, ये बात सही है। पहले तो मैं दूसरे उसका उत्तर देती हूँ कि जो पर्यटन की बात है, जब कोविड आया तो हमारी जो टूरिज्म इंडस्ट्री पूरी तरह से फ्लॉप ही हो गई थी। तो उस समय जो हमारी जो उसमें महिलाएं शामिल थी, तो हम उनको ये सजेस्ट करते थे कि आप जो है एग्रो टूरिज्म लेके आइए, आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करिए, और अपने खेत में अगर आपके पास आपके परिवार में नहीं है तो आप उसे वैसे ले सकते हैं, लोन पे ले सकते हैं, लीज कर सकते हैं उसको। और उसमें बहुत सी महिलाओं ने इसमें काम भी किया है। वो अपने खेत में ही अपने जो भी टूरिस्ट आते थे वो स्वयं ही फल और सब्जियां लेके आते हैं कि आज हमें इसकी रेसिपी खानी है। तो इस तरह से काफ़ी उन्होंने लाभ कमाए हैं, और ये प्रशिक्षण ऑनलाइन भी अवेलेबल है, टूरिज्म की उसमें वेबसाइट में जाके मिल जाएंगे। हमारे जो KVK हैं वो भी मदद करते हैं इसमें। दूसरी बात ये जो इनका पहला सवाल है, क्या वो ये कह रही है कि योजनाएं तो बहुत सारी हैं, हाँ, लेकिन उनका लाभ लेने में थोड़ी दिक्कत मुश्किल आती है। ये बात सही कह रही है, कार्रवाई काफी होती है। जी, कार्रवाई ज़्यादा है क्योंकि आंसरेबिलिटी तो हमारे डिपार्टमेंट वालों की होती है, स्टेट डिपार्टमेंट की। तो लेकिन ये हम सब भी महसूस करते हैं कि एक सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए जहां उनको हर तरह की मिल जाए, सुविधा मिल जाए कि उनको कैसे अप्लाई करना है, उसे फॉर्म क्या फॉर्मेलिटीज़ कैसे करनी, हर तरह की मिले। ये हमारे जो गाँव में जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं वो एक सिंगल विंडो सिस्टम का एक स्टार्टअप भी लेके आ सकते हैं, जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, कंप्यूटर जानते हैं, और ये बहुत अच्छा फील्ड है। और उसमें अगर नए बच्चे आते हैं जिन्हें IT का नॉलेज है, तो मुझे लगता है ये बहुत सक्सेसफुल होगा, और इसकी आज के समय बहुत आवश्यकता है। बिल्कुल। डॉक्टर ऋतु, आप इसके अंदर कुछ बातें जोड़ना चाहेंगे? हाँ, जैसे इन्होंने ग्राम पर्यटन की बात करी, तो हमने जैसे कृषि विज्ञान केंद्र का एक हम लोग व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं। तो हमने जैसे जैसे समय बदल रहा है, जैसे जैसे लोगों की मांग बदल रही है, तो उसमें भी हमने बदलाव किए। तो इस पे भी हम लोगों ने एग्रो टूरिज्म पे हमने व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी अपने कृषि विज्ञान केंद्र में शुरू कर दिए हैं, ताकि इसमें लोगों को पूरी तकनीकी जानकारी, कैसे ट्रेनिंग में सारा हम लोग सिखा रहे हैं कि कैसे आप एग्रो टूरिज्म सेटअप कर सकते हैं। जब आप खेती कर रहे हैं उसी में थोड़े से आपने और क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो इसमें मैंने कहा तो आप नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र से भी संपर्क कर सकती हैं अगर आपको एग्रो इको टूरिज्म का सेटअप करना है तो। बिल्कुल। हमारे अगले कॉलर विपिन जी सागर मध्य प्रदेश से मौजूद हैं फोन लाइन पर, उनका सवाल लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार मैम, आप सभी को महिला दिवस की बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। विपिन जी, अपना सवाल पूछिए। जी मैम, मेरा सवाल ये था कि जो महिलाओं के स्वयं सहायता समूह होते हैं, इसमें एग्रीकल्चर को कैसे बढ़ा सकते हैं, और विशेष तौर पे मैं मोटे अनाजों के बारे में जानना चाह रहा था कि महिलाएं अपने जो प्रोडक्ट बनाती हैं उन्हें कैसे आगे बढ़ा सकती हैं और एक बड़ा ब्रांड कैसे बन सकती हैं, और इसमें क्या कोई सोशल मीडिया का भी सहारा लिया जा सकता है? थैंक यू जी। डॉक्टर ऋतु, क्या जानकारी देंगे? स्वयं सहायता समूह एक बहुत अच्छा एक विकल्प है। महिलाओं अकेली मतलब महिला ना आके एक गुट में आ जाए। इसमें आप 10 से 20 महिलाओं का ये ग्रुप होता है जो कि अपनी स्वेच्छा से कुछ राशि हर महीने जमा करती हैं, और उस जमा राशि को ज़रूरत पड़ने पे उधार अपने समूह से ही उधार लेके काम करती हैं, और उसी जमा राशि से अपना कोई काम भी शुरू कर सकती हैं। इससे ये फ़ायदा होता है कि एक महिला पे सारा बोझ नहीं आता। अब इस ग्रुप से क्या फ़ायदा होगा कि हर महिला में, हर एक आदमी में कोई ना कोई गुण होता है। तो उन्हीं ग्रुप में एक को बनाने का गुण है, एक को पैकिंग करने का गुण है, एक को बेचने का गुण है।
तो इससे ये फ़ायदा हो जाता है, तो सभी पे बराबर का जिम्मेदारी आ जाती है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे मोटे अनाज की बात कर रहे हैं तो मोटे अनाज बहुत अच्छा आज के ज़माने में मतलब मांग है, और इसके कई उत्पाद अभी भी लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं, खासकर प्रसंस्कृत उत्पाद, या हम कहें ना जैसे मल्टीग्रेन आटा ही है सबसे आसान है। मोटे अनाज में आपने गेहूं का आटा और 2-3 मोटे अनाज ले ली, जो भी आपके क्षेत्र में हो रहे हैं आसानी से उपलब्ध है, चाहे वो ज्वार हो, बाजरा हो, रागी हो, कोदो हो, इनमें से कोई भी जो भी 2-3 अनाज आप लेके एक रेशो बना के आप जानकारी लेके आटा बना के इसकी ब्रांडिंग के लिए आपका हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइज है वो आपको मदद करेगा, और उसमें लेबलिंग करके आप मार्केट कर सकते हैं, क्योंकि आटा हर घर में इस्तेमाल होता है। और इसके बाद आप एक ब्रांड बन जाएगा आपका, तो बाज़ार भी अच्छा मिल जाएगा। पर यह है कि इसके लिए आपको संगठित होना पड़ेगा महिलाओं को, और जानकारी पूरी लेनी पड़ेगी तकनीकी। बिल्कुल। तो हमारी जो महिलाएं हैं उनका कृषि में किस तरीके से योगदान है और कैसे वो कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ सकती हैं, इसके बारे में तमाम जानकारियां जो हैं वो आगे भी जारी रहेंगी। आप देखते रहिए हमारा लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान। वक्त तो चला है यहाँ एक छोटे से ब्रेक का। आपके अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं कृषि के क्षेत्र में महिलाओं के योगदान के बारे में। और इसी विषय पर ज्यादा जानकारी देने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर वंदना और डॉक्टर ऋतु। इनसे हम तमाम जानकारियां जो है वो हासिल कर रहे हैं। अगर आप भी कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं, कुछ करके दिखाना चाहती हैं, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। कोई भी जानकारी अगर लेना चाहती हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर्स पर या फिर व्हाट्सएप के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकती हैं। हमारे अगले कॉलर जो है वो फोन लाइन पर हैं, आइए उनका सवाल शामिल करें। हेलो 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 डॉक्टर प्रमोद, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए। सवाल ये है कि मैडम भारत की जो आबादी की 50% कभी महिलाएं हैं, और इनका योगदान जो हम ठीक से ले नहीं पा रहे। प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी योजनाओं इस बारे में करना चाहते, लेकिन धरातल पर हम देख रहे हैं गाँव में महिलाएं नहीं जानती हैं इतनी योजना नहीं है। तो इसके लिए क्या करना होगा और इसको लाना होगा। तो महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है, और दूसरा योजना का ठीक से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। जी, हम आपका प्रश्न जो है वो डॉक्टर प्रमोद समझ रहे हैं। डॉक्टर वंदना क्या बताना चाहेंगे? देखिए ये प्रमोद जी, ये बात सही है कि हमारे देश में महिलाएं बहुत एजुकेटेड हैं, लेकिन उनके पोटेंशियल का सही इस्तेमाल अभी भी नहीं हो पा रहा है, बहुत कम प्रतिशत है इसमें। तो सवाल ये उठता है कि इतने सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, जब हमारे साथ में परिवार के जो हमारे जेंट्स हैं वो उनको आगे आना चाहिए और उनको एक प्रोत्साहन देना चाहिए कि आप किस किस दिशा में उनकी जो भी क्षमता है उसके आधार पर उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। आजकल देखिए इतनी सारी योजनाएं हैं, उनका लाभ है। आपका यूट्यूब है, चैनल है, या
अधिक जानकारी चाहिए KVK से, मान लीजिए कृषि विज्ञान केंद्र से, और नहीं है तो किसान कॉल सेंटर्स है, इन सब के माध्यम से, या हमारे कृषि का जो एक्सटेंशन वर्कर है वो हमारे गांव में आता है, उनसे पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। और हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ योजनाएं हैं। देखिए जैसे कि अभी ऋतु मैडम ने बताया है कि प्रसंस्करण के माध्यम से कैसे आ सकते हैं। आज का समय ऐसा है कि जो शहर में है उन लोगों के पास समय नहीं है, महिलाओं के पास, वो जेंट्स के पास, तो हम बहुत सी वैल्यू एडिटेड प्रोडक्ट्स जैसे इवन वेजिटेबल्स भी अगर चॉप करके, साफ करके, क्लीन करके मिलती है तो हम वो एक बड़ी हेल्प हो जाती है, क्योंकि समय की बहुत अभाव है। इस तरह से मसालों का है। इसी तरह से हम ये कहते हैं कि जो आजकल जैसे आपने देखा द्रोण दीदी का एक प्रोग्राम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी लॉन्च किया है कि हमारे जो फसलें हैं उनमें अगर थोड़ी सी भी एग्रीकल्चर की नॉलेज है विमेन में, तो वो इसमें प्रोग्राम में ट्रेनिंग, 15 दिन की ट्रेनिंग लेके और एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। और इसी तरह से हमारा एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम चल रहा है जो FPO का है, उसमें भी आगे आ सकते हैं। पर लेकिन आगे तो हमारी महिलाओं को ही आना पड़ेगा, या घर के लोगों के जो पुरुष लोग हैं उनको अपनी घर की जितनी भी बेटियां हों या पत्नी हैं, जो भी हैं, बहन हैं, उनको आगे ले जाके प्रोत्साहित करके उनको शामिल कराना पड़ेगा, क्योंकि जब तक उनका सहयोग नहीं मिलेगा तब तक वो आगे नहीं आ सकती, क्योंकि बहुत सारी बाउंड्रीज अभी भी गाँव में होती हैं। तो आप सब सहयोग कीजिए और उनकी क्षमताओं को आप देखिए, आकिए और उसी रास्ते पर उनको जाने के प्रेरित करिए, तो वो बहुत अच्छे से अपने को एस्टैब्लिश कर पाएंगी। जी डॉक्टर ऋतु, आप इसके अंदर कुछ और विशेष जानकारियां जोड़ना चाहेंगे? जस्ट यही कि अगर कोई भी महिला तभी आगे बढ़ सकती है अगर उसका परिवार उसके साथ है, जैसा, और अगर उसको जो जानकारी आपके बताया कि जानकारी नहीं है, तो अभाव इसीलिए है कि परिवार का अगर साथ होगा तो उनको वो सारी जानकारी मिल जाएंगी। आज का सोशल मीडिया हमारा इतना सारा है, सभी के पास फ़ोन है और उससे भी आप उनको बता सकते हैं, दिखा सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा उनको मिल सकता है। हमारा दूरदर्शन का चैनल है, यही अगर कार्यक्रम ऐसे देखने लगेंगी तो हमारी महिलाएं खुद ब खुद जागरूक हो जाएंगी। बिल्कुल, हम आपने यहाँ पर बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि हमारे दूरदर्शन किसान चैनल के माध्यम से कई महिलाएं हैं जो काफ़ी कुछ सीख के आज अपने जीवन के अंदर बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। जैसे कि कई तरीके के हमारे जो दूरदर्शन किसान चैनल है, इसमें कई तरीके के कार्यक्रम भी आते हैं। तो अगर आप ये देखती हैं या फिर अगर आप कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़ना चाहती हैं तो आप जुड़ सकती हैं। आप प्रशिक्षण जो है वो हासिल कीजिए, ट्रेनिंग लीजिए और कृषि के क्षेत्र में या फिर कहें पशुपालन के क्षेत्र में, या आप जो भी करना चाहती हैं, स्टार्टअप करना चाहती हैं, उसमें आप आगे बढ़िए। और साथ ही साथ परिवार का अगर आपको साथ मिल जाता है तो फिर सोने पे सुहागा। डॉक्टर वंदना, यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूँगी, हमारी कई महिलाएं हैं जो कि पैकेजिंग के अंदर भी जो है वो काम करती हैं, भले ही खेती नहीं करती हैं, लेकिन कुछ ऐसे समूहों के साथ जुड़ी हैं जहाँ पर पैकेजिंग होती है, लेकिन मार्केटिंग की समस्या अक्सर जो है वो उनको देखने को मिलती है, क्योंकि अगर वो आसपास के क्षेत्रों में अपना उत्पाद अगर बेचने जाती हैं तो उतना मूल्य नहीं मिल पाता जितनी उनकी मेहनत लगती है। तो अगर वो वाइड रेंज पर मार्केटिंग करना चाहें तो किस तरीके से कर सकती हैं, कैसे जुड़ सकती हैं आगे? देखिए, एक तो आजकल सभी लोग मोबाइल बहुत देखते हैं, और अभी हम लोग आपस में बात भी कर रहे थे ऋतु मैडम के साथ कि इंस्टाग्राम एक ऐसा वो बन गया है जैसे हर मोबाइल में हर व्यक्ति उसको देखता रहता है। तो जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसको, उसके छोटे छोटे वीडियो बना के हम उसमें अपलोड कर सकते हैं महिलाएं। तो उसमें आप लोग देखते रहते हैं तो आपका प्रोडक्ट की डिमांड आएगी। अपना एक छोटा पोर्टल भी बना सकते हैं, इसमें IT की हेल्प ले सकते हैं। और जिससे क्या हुआ कि आज का समय ऐसा है कि आप देख रहे हैं ना कि कोविड ने हमें सिखा दिया कि हम मार्केट कम जाते हैं, ऑनलाइन ही परचेज करते रहते हैं चीज़ों को। तो अगर हमें नॉलेज है कि हमें ये फला गांव के इस जगह हमें ये प्रोडक्ट फ्रेश मिल रहा है तो हम वहाँ से ले लेंगे। बस इसमें एक थोड़ा सा इशू आता है लॉजिस्टिक का, उसके लिए हमें एक कार्य करने की, हमें इसमें भी हमें महिलाओं को आगे आना पड़ेगा। जैसे कि हमें IT सेक्टर में आगे आके मार्केटिंग के लिए जुड़ना पड़ेगा, इसी तरीके से लॉजिस्टिक में भी आगे आना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी जिस तरह से अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट के सामान आ जाते हैं ऐसे हमारे एग्रीकल्चर की चीज़ें नहीं आ पाती। ये एक बड़ा इशू है, क्योंकि हम लोगों ने ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग के पोर्टल बनाए, उसमें भी ऑनलाइन के लिए मार्केटिंग का वो सिस्टम शुरू किया, बट उतना पॉपुलर नहीं हो पाया क्योंकि लॉजिस्टिक्स इसमें सपोर्ट नहीं है। तो एक फील्ड को इसमें आगे आना पड़ेगा, और मुझे लगता है नौजवानों के लिए, नवयुवतियों के लिए एक बड़ा चैलेंज भी है, क्योंकि IT में आजकल गर्ल्स भी बहुत हैं, बॉयज़ भी बहुत हैं, और वो इसको एक एज ए चैलेंज, जैसे एग्रो टूरिज्म चैलेंज लेके चल रहे थे, ऐसे इसमें भी अगर वो एक चैलेंज लेके एक अपनी प्रोग्राम शुरू करते हैं तो हमारे देश की सभी महिलाओं को इसमें हेल्प मिलेगी।
बिल्कुल। डॉक्टर ऋतु, अगर हम बात करें उज्ज्वा की, तो उज्ज्वा किस तरीके से महिलाओं की जो है वो सहायता करता है आगे बढ़ने में, अगर हम बात करें स्टार्टअप के संदर्भ में? तो जी, हम लोगों का जैसे हम समय समय पे प्रशिक्षण कार्यक्रम तो करते ही रहते हैं ज़रूरत के हिसाब से। जैसे अब गेहूं का कटाई का समय आ गया तो भंडारण के लिए हम लोग वहाँ गाँव में जाके प्रशिक्षण देते हैं, ताकि वो महिलाएं, क्योंकि भंडारण का काम करती हैं, पशुपालन का संबंधित काम है, तो हमारे पशु विशेषज्ञ समय समय जाके जानकारी देते रहते हैं। इसके अलावा क्योंकि हम परिनगरीय क्षेत्र में हमारा कृषि विज्ञान केंद्र है, तो यहाँ पे एक उद्यमिता विकास की बहुत ज़्यादा मांग है हमारे, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम पूरा एक वार्षिक हमारा कैलेंडर बना हुआ है व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का, जो कि हमारे पूरा निर्धारित होता है कि कौन से माह में, हर माह में हम कोई ना कोई व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं। जैसे मैंने बताया कि अभी पिछले 2 सालों में समय के अनुसार हमने बदलाव भी किए, जैसे जैविक खेती की काफ़ी मांग है तो हम जैविक खेती में व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं, और इसके अलावा हम लोग एग्रो टूरिज्म पे भी करते हैं। तो इसमें जैसे इन व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में हमने देखा है, पहले आज से 5 साल पहले मैं बात करूं तो पुरुष ही ज़्यादा आते थे, खाली खाद्य प्रसंस्करण जो प्रशिक्षण होते थे उसमें महिलाएं आती थी, पर अब हम देख रहे हैं कि महिलाएं हर व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में आ रही हैं, चाहे वो बकरी पालन तक क्यों ना हो। और तो इससे क्या हो रहा है कि वो जैविक खेती में भी हमारे यहाँ पिछले साल 2 महिलाएं प्रशिक्षण लेकर गई हैं, और बहुत अच्छे से पास में ही उन दोनों ने महिलाओं ने प्रशिक्षण करके काम शुरू कर दिया, और बाजार भी कर रही हैं वो लोग, आसपास के दिल्ली के क्षेत्रों में मार्केट भी कर रही हैं अपने जैविक उत्पादों का, तो उससे इनको काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है। फिर खाद्य प्रसंस्करण से तो है ही है, मतलब खाद्य प्रसंस्करण जो हमारी अगर बात करें तो महिलाओं जो है महीने में 40,000 भी कमा रही हैं, तो 2 लाख भी कमाने वाली हमारे पास जो महिलाएं जो कृषि विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षण लेके गई हैं, तो काफ़ी अच्छा मतलब हम लोगों को आभास हुआ है कि महिलाओं ने हमारे केंद्र से काफ़ी फ़ायदा उठाया है, और पुरुष भी आ ही रहे हैं वो तो है ही, पर महिलाओं ने मेरे को तो मैं कहूँगी कि ज़्यादा फ़ायदा हमारे केंद्र से उठाया है। बिल्कुल। तो कहते हैं ना कि अगर महिलाओं के साथ अगर पुरुष खड़े हैं या पुरुष के साथ अगर महिलाएं खड़ी हैं तो दोनों संग संग भी आगे बढ़ सकते हैं और संग संग भी जो है वो आगे तरक्की जो है वो कर सकते हैं। तो अगर आप भी कृषि के क्षेत्र में कुछ आगे बढ़ना चाहती हैं, कुछ करके दिखाना चाहती हैं, तो आप हमारे साथ इस वक्त फ़ोन लाइन्स हमारी ओपन है, आप हमारे को फ़ोन कर सकती हैं और कोई भी जानकारी हासिल करना चाहती हैं, चाहे पशुपालन के बारे में या बागवानी के बारे में या फिर कृषि के बारे में, कुछ भी अगर आप जानना चाहती हैं, कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहती हैं, छोटा सा कोई भी जानकारी हासिल करना चाहती हैं, तो हमारे टोल फ्री नंबर्स पे फ़ोन कर सकती हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर डायरेक्ट हमें अपने प्रश्न भी भेज सकती हैं। यहाँ पर प्रदीप चौधरी जी जानना चाहते हैं भरवानी मध्य प्रदेश से कि ग्रामीण महिलाएं किस प्रकार से एफपीओ के साथ जुड़ सकती हैं। डॉक्टर वंदना क्या बताएंगी? देखिए, इस वर्ष का थीम भी यही है, इंक्लूसिवनेस। तो हर एफपीओ में महिलाओं की भागीदारी अवश्य होनी चाहिए अगर हमें इस वर्ष के थीम को लाइव रखना है। तो देश में इतना बड़ा प्रोग्राम चल रहा है एफपीओ का और हज़ारों लाखों एफपीओ एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन महिला एफपीओ कितने हैं ये बहुत कम है, बहुत कम आंकड़ा है इसके बारे में। तो हम ये चाहेंगे कि जो महिलाएं एफपीओ में शामिल होना चाहती हैं वो अपने आसपास के क्षेत्र के जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को पता होता है कि उनके क्षेत्र में कितने एफपीओ चल रहे हैं, तो वो उनसे मिलके उनको कहें कि आप हमें अपना जो नियरेस्ट पास का एफपीओ है उससे हमें शामिल कराएं और किस रूप में उसको शामिल कर सकते हैं। तो और दूसरा ये है कि चूँकि एग्रीकल्चर की बात हम लोग कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर में महिलाओं के भी एफपीओ हैं, कुछ हैं, लेकिन हर जगह एकदम एक्सक्लूसिवली महिलाओं के एफपीओ मुश्किल होता है। तो हम ये कहेंगे कि अगर पुरुष और महिला मिल जाते हैं, दोनों मिलके कार्य करते हैं, तो 1-1-2 नहीं 1-1-11 होता है। तो इसलिए वो खुद ही देखें कि उनके पास में क्या, क्योंकि दूर दराज जाके वो इस कार्य को नहीं कर सकती, आसपास के क्षेत्र में देखें और उस अपनी एक्सपर्टाइज के अनुसार उस एफपीओ से जुड़ने में वो स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट या केवीके या हमारे कृषि जो कॉल सेंटर्स हैं उनकी मदद लेकर कर सकते हैं और उनको बखूबी आगे आना चाहिए इस केस में। बिल्कुल। यहाँ पर डॉक्टर ऋतु प्रसंस्करण के संबंध में भी आपसे कुछ जानकारियां जो है वो हासिल करना चाहेंगे कि अगर कोई हमारी महिला है, अगर वो किसी भी अनाज की जो है वो खेती कर रही है या फिर अगर पशुपालन कर रही है, तो प्रसंस्करण के क्षेत्र में कैसे आगे जो है वो बढ़ सकती है?
क्योंकि जैसे अनाज जैसे आपने गेहूं ही लगाया और सीधा गेहूं बेचा तो आपको एक जो उसका मूल्य निर्धारित है उसी पे आप बेच पाएंगे, वही आपको दाम मिलेगा, यानी कि आपको इतना मुनाफा नहीं होगा। अगर उसका हम रूप बदल दें, यानी कि गेहूं से हम आटा बना दें, सूजी बना दें, दलिया बना दें, यानी कि इसको प्रसंस्करण हमने कर लिया, तो दाम सीधा काफ़ी ज़्यादा 1.5 गुना तक हो जाता है। तो ये एक सबसे बड़ा फ़ायदा है प्रसंस्करण करने से। और इसमें क्योंकि ये सब उत्पाद जो है महिलाएं जानती हैं बनाना, बस उनको एक तकनीकी जानकारी जो कि हम लोग थोड़ा सा उनको इजाफा कर देते हैं उनकी जानकारी में, तो वो और अच्छा एक उत्पाद निकल के आ सकता है। तो प्रसंस्करण में काफ़ी अच्छा वो है, मांग है, और प्रसंस्कृत उत्पाद हर जगह मांगे जाते हैं। जैसे आप हमारे क्षेत्र में बाजरा होता है, आपका एक ये पोषक अनाज है और आयरन से भरपूर है, और जबकि अनीमिया अगर हम बात करें, हमारे देश में अभी 55% महिलाएं अनीमिया से ग्रसित है। तो यानी कि बाजरा एक बहुत अच्छा विकल्प है अगर हमें अपने भोजन में शामिल कर दिया। तो बाजरा का प्रसंस्करण, क्योंकि बहुत लोग पसंद नहीं करते बाजरा को, इसका रंग काला होता है, इसका आटा कड़वा हो जाता है, पर कई प्रसंस्करण विधियां ऐसी हैं जिनसे ये सब निजात पा दिया। आपका आटा भी बहुत लंबे समय तक चलेगा, आपके उत्पाद भी कई बन सकते हैं, ऐसे उत्पाद जो कि बच्चों को भी पसंद आएंगे। आपके बिस्किट्स है, नूडल्स है, पास्ता है, जो कि बहुत लोग मांग करते हैं, तो ये सब प्रसंस्करण से संभव हो पाए हैं। तो ये आपका एक कहूँगी एक बहुत बड़ी संभावना है, एक बहुत अच्छा विकल्प है अगर हमें अपनी आय बढ़ानी है, खासकर कृषि में अगर आय बढ़ानी है, तो प्रसंस्करण को अगर हम अपने खेती के साथ जोड़ दें तो हमारी आय को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल सही बात है, आपने बहुत अच्छी बात कही कि अगर हम अपने खेती के साथ प्रसंस्करण को जोड़ दें तो जाहिर तौर पर आप अपनी आमदनी में इजाफा कर सकते हैं। कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे वापस और चर्चा को बढ़ाएंगे आगे। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। सुनिए सुनिए सुनिए, आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। मिट्टी, मौसम, बीज, फसल, किसान को मिलेगी यहाँ हर सरकारी स्कीम की जानकारी। जो करके आएगा पूरी तैयारी, प्रश्न का उत्तर देकर बनेगा इनामधारी। मंच है तैयार, प्रश्न है तैयार, और आप? मैं भी हूँ तैयार। मैं हूँ तैयार। हाँ, मैं भी हूँ तैयार। मैं भी तैयार हूँ। किसान प्रश्न मंच में आपका स्वागत। किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार रात 8:30 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं महिलाओं के खेती के अंदर योगदान के बारे में। और बहुत से हमारे पास फोन कॉल्स भी आ रहे हैं, व्हाट्सएप के जरिए अपने प्रश्न भी जो है लोग हम तक पहुंचा रहे हैं। तो अगर आप भी कृषि के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप हमें टोल फ्री नंबर्स पे फोन कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप के जरिए अपने प्रश्न हमें भेज सकते हैं और सीधे हमारे विशेषज्ञों से अपनी समस्याओं का समाधान या भी कोई भी जानकारी है वो आप हासिल कर सकते हैं। डॉक्टर वंदना और डॉक्टर ऋतु हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर वंदना, अब हम बात करते हैं यहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की। तो अगर उसमें हम बात करें डेयरी फार्मिंग के बारे में, तो बहुत सी हमारी महिलाएं हैं जो डेयरी के क्षेत्र में भी आगे बढ़ती हैं। तो डेयरी फार्मिंग अगर करना चाहें तो किस तरीके से कर सकती हैं, डेयरी अगर लगाना चाहें तो? देखिए, डेयरी फार्मिंग करने के लिए, डेयरी का में शामिल होने के लिए महिलाओं को एक तो जो हमारा पशुपालन का विभाग है स्टेट का, उनसे संपर्क भी करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें हमें पशुधन खरीदने के लिए पैसा धन मिलता है। दूसरी बात यह है कि इसकी ट्रेनिंग भी होती है, पशुपालन की ट्रेनिंग भी कराते हैं वो लोग। और अगर हमें इस सेक्टर में बढ़ना है आगे, तो उसके बारे में उनका कैसे खान पान की व्यवस्था कैसे करी जाए, उनका रहने का व्यवस्था कैसे हो, उनकी साफ सफाई है, स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखा जाए, इन सब पर वो लोग डेयरी वाले ट्रेनिंग देते हैं। दूसरी बात यह है कि हमें जब हम डेयरी का एक प्रोग्राम लेते हैं तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट की भी बहुत सी योजनाएं, जैसे अगर यूपी में लें तो यूपी में भी पशुधन को रखने के लिए वो मासिक कुछ देते हैं, वो जैसा 1000 रुपये या 900 रुपये कुछ देते हैं प्रति पशु के हिसाब से। तो ये एक अच्छा सेक्टर है
है और इससे कई फ़ायदे हैं कि अगर हम डेयरी पालन में महिलाएं आती हैं तो जो हमारे जो मिल्क कलेक्शन वाले लोग हैं जो डेयरी प्रोसेसिंग में हैं तो कई सारी फैक्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं जो इस काम में आगे हैं, जो सबका गांव से समूह के माध्यम से कलेक्ट करके और फिर प्रोसेसिंग करते हैं, तो उसमें वो शामिल हो जाएंगे और उससे क्या होगा कि उनको कई फ़ायदे हैं। एक तो दूध उनका टाइमली सेल होने लगेगा, डेली उनकी इनकम हो जाएगी। उसके बाद जो हमारा वेस्ट आता है, जो काऊ डंग, काऊ यूरिन है या भैंस का गोबर है, ये सब चीज़ें हैं, उससे वो मैन्योर बना सकती हैं, वर्मी कंपोस्ट बना सकती हैं, उसको सेल कर सकती हैं। इसके अलावा आजकल देश में एक प्राकृतिक खेती भी चल रही है, वैसे वो बहुत आवश्यक है प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग जो है। तो उसमें तो सारे जो इनपुट्स हैं, जितने भी फर्टिलाइज़र, बायोपेस्टिसाइड्स हैं, सब गाय के गोबर और गौमूत्र से ही बनते हैं, तो वो उसका भी एक वो यूनिट लगा सकती हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि ये इतना प्रॉफिटेबल सेक्टर है कि इससे डेली उनकी इनकम इस तरह से होगी कि दूध आपका जा रहा है डेयरी में सेक्टर में जा रहा है, दूसरा आपने वैल्यू एडिशन करके जो वेस्ट है उसको आपने फर्टिलाइज़र और मैन्योर और बायोपेस्टिसाइड्स बना लिया, और आप जब ब्रीडिंग होती है तो आप उन्हें सेल भी कर सकते हैं और इसे बढ़ा भी सकते हैं। तो इसमें एक बस ट्रेनिंग लेने के लिए जो हमारा एनिमल्स डिपार्टमेंट है पशुपालन का, जो राज्य सरकार में, वहाँ से ट्रेनिंग लें, और हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में भी एनिमल के भी एक्सपर्ट्स होते हैं, वो भी दे सकते हैं। दूसरा, हमें अगर कभी कहीं से भी जानकारी नहीं मिल पा रही है किसी महिलाओं को, तो हमारा जो टोल फ्री नंबर है हमारा किसान कॉल सेंटर, वो सारी इन्फॉर्मेशन देता है और आपको अधिकारियों से कनेक्ट भी कर सकता है। सपोज हम कृषि मंत्रालय में बैठे हैं तो आप हमारा डायरेक्ट नंबर नहीं जानते हैं तो आप किसान कॉल सेंटर तक से हमसे तक पहुंच सकते हैं या किसी भी संबंधित मंत्रालय या विभाग तक पहुंच सकते हैं। जी डॉक्टर ऋतु, आप इसके अंदर कोई जानकारियां जोड़ना चाहेंगे? हाँ, जैसे बताया कि पशुपालन महिलाएं बहुत अच्छे से जानती है काम करना, उनको मालूम है कि पशु को कैसे रखना है, कैसे पूरी देखभाल करनी है, वो अच्छे से जानती है। इसीलिए वो डेयरी उद्योग बहुत अच्छे से कर सकती है। दूध की क्रांति इन महिलाओं की वजह से ही आई, जो हम अलग अलग राज्यों में देख रहे हैं, चाहे राजस्थान की बात करें, चाहे गुजरात की बात करें, क्योंकि महिला समूह में थी तभी ये क्रांति हमारे देश में आ पाई, दूध में क्रांति। और काफ़ी अच्छा सभी लोग देख रहे हैं, हर शहर के हर एक घर में दूध पहुंच रहा है सिर्फ उन हमारी महिलाओं की वजह से, क्योंकि वो संगठित हो पाई। और इसी वजह से प्रशिक्षण की बात करें, जानती हैं वो तकनीकी जानकारी, पर हमारे संस्थान भी हैं। हमारा करनाल में ही भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहाँ से आपको एडवांस डेयरी फार्मिंग की ट्रेनिंग, आपको उसकी प्रोसेसिंग की ट्रेनिंग, पैकेजिंग की ट्रेनिंग पूरी मिलती है। आपको मैं रोकना चाहूंगी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुकी हैं फोन लाइन पर, तुलसी देवी उत्तराखंड से, उनका कॉल जो है वो शामिल करते हैं। हेलो हेलो तुलसी देवी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहती हैं? हम यही पूछना चाह रहे हैं फिर। जी पूछिए। हमारे जो भी विपणन वो उचित दाम में नहीं मिलता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो जी जो उत्पाद आप बनाते हैं उसका अच्छा मूल्य नहीं मिल पाता, तो कहाँ बिकवाली कर सकती हैं? हम ये हल्द्वानी तक लाते हैं, तो हमारे जो ऑर्गेनिक है ना, हमारे ऑर्गेनिक खेती करते हैं। जी अपने टीवी की आवाज को जल्दी से बंद कर दीजिए, फिर अपना हल्द्वानी तक नैनीताल। ठीक है, तो उत्पाद जो है वो ज्यादा चल नहीं पाता है। ठीक है जी 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 डॉक्टर वंदना क्या बताएंगे? देखिए, जो ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, जैविक खेती जो भी महिला किसान कर रहे हैं, उनको ये बता दें कि एक तो इसका ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक पोर्टल ही बना है मार्केटिंग के लिए, आप उसके माध्यम से भी कर सकते हैं। दूसरा, जो इस राज्य सरकार ने, जो उत्तराखंड की राज्य सरकार है, कृषि विभाग ने, उन्होंने जहाँ जहाँ भी हमारे जो ऐसे जगह हैं, जो धाम है, हमारे 4 धाम हैं जहाँ पे इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं, जहाँ पर मेले वगैरह लगते हैं या हमारे तीर्थयात्री जहाँ से पास होते हैं, उन्होंने एक स्टॉल्स लगा रखे हैं और आप उनसे संपर्क कीजिए। हमारे कृषि जो ज्वाइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर हैं उत्तराखंड के, आप उनसे संपर्क कीजिए और अपने प्रोडक्ट के बारे में बताइए कि हमारे पास इस क्वांटिटी में इतना प्रोडक्ट है और वो सर्टिफाइड है,
क्योंकि सर्टिफाइड भी गवर्नमेंट कराती है इसको, तो आप सर्टिफाइड है तो उसके माध्यम से आप बेच सकते हैं। दूसरी बात ये है कि हमारे जो जैविक खेती का जो प्रोग्राम है उसमें एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेशन के लिए CR होते हैं, CBs होती हैं, और इसी तरह से जो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं उसके लिए भी हमारे SPs होते हैं, तो उनको भी आपके संपर्क में ज़रूर होंगे। आप उनसे संपर्क करिए और वो आपका प्रोडक्ट सेल कराएंगे। बिल्कुल। डॉक्टर ऋतु, बहुत ही संक्षेप में कुछ और जानकारी आप इसके अंदर जोड़ना चाहेंगे? देखिए, कमी नहीं है जानकारी की, बस आपको मैं आग्रह करूंगी कि आगे आने की ज़रूरत है। और परिवार को भी मैं कहूँगी कि इनको आप साथ दें, आप इनके साथ चलें तो ये आगे बढ़ के देश का तो हमारा है ही रीढ़, तो बहुत अच्छे से हमारी, क्योंकि इन्हीं पे अगर हम ये सशक्त होंगी तो हमारा देश सशक्त होगा, हमारी महिलाएं। बिल्कुल। तो इसी के साथ हम उम्मीद करेंगे कि हमारे आज के कार्यक्रम में जो भी आपको जानकारी मिली है वो आपके ज़रूर काम आएंगे। आपके जो भी प्रश्न थे या फिर हमारी बातचीत के दौरान जो भी हमने जानकारियां साझा की वो आप सभी के ज़रूर काम आएंगी। तो डॉक्टर वंदना, डॉक्टर ऋतु, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतने अच्छे विषय पर हमने बातचीत करी, उसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ आइए आपको जल्दी से बता दें कि हमारे हेलो किसान कार्यक्रम का अगला विषय क्या होने वाला है। तो अगली बार अपने हेलो किसान कार्यक्रम में हम बात करेंगे मोटे अनाज की खेती के बारे में, और साथ ही बात होगी प्याज फसल में समसामयिक कार्य की। इन दोनों विषयों के संबंध में अगर पहले से ही अपने कोई प्रश्न भेजना चाहते हैं तो आप हमारा जो है वो टोल फ्री नंबर जो है वो आप हमारा नोट कीजिए। पहले आप हमारा ईमेल आईडी जो है वो नोट कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। और अब आप हमारा दूरदर्शन किसान का जो कॉल सेंटर नंबर है उसे नोट कीजिए। हमारा दूरदर्शन किसान का कॉल सेंटर नंबर है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ये नंबर आपके लिए उपलब्ध रहता है। अगर इसका कार्यक्रम को आप दोबारा से देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है इस QR कोड को स्कैन कीजिए। इससे सीधे आप हमारे YouTube चैनल पर चले जाएंगे और वहां जाकर भी आप इस कार्यक्रम को एक बार फिर से देखकर तमाम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।